जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमारी वर्णमाला की पहली क्लास थी और आज दूसरी है और आखिरी भी है। तीसरी क्लास वर्णमाला से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसकी होगी। इसके बाद हमारी अगली जो तीसरी क्लास आएगी हिंदी की, वो संधि की आएगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि पढ़ो तुम चाहे अनेक से, सिलेक्शन अल्फा टेक से, और पढ़ने में इस तरह से आप लग जाओ कि आपको याद ही न रहे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि रो ऐसे जैसे तुम्हें कल हंसना है और हंसो ऐसे जैसे तुम्हें कल मरना है। समुंदर की गुमनामी में तैरना सीखो ऐसे कि तुम्हें दरिया से नहीं बल्कि उसकी सुनामी से लड़ना है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी आज की अगली क्लास। ठीक है, जहाँ से कल छोड़े थे यहीं से आज शुरू करते हैं। ठीक है, यही से हमारी क्लास है व्यंजन। कल आपको स्वर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज व्यंजन हमारा शुरू होने वाला है। तो व्यंजन के बारे में क्या दिया गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकली हुई वायु मुखांगों के मुखांगों में अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब बाधा उत्पन्न करती है, रोकती है, कहीं न कहीं वो फंसती है, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तभी तो घपला हुआ था अंग और अ के साथ। जब वो व्यंजन के साथ आ रहा था तो स्वर का काम कर रहा था, अंग की मात्रा अ की मात्रा। जैसे उसको हम स्वर में ले जाते थे तो वहाँ व्यंजन का काम करता था। उसको उच्चारण करने के लिए हम अ की सहायता लेता था। अ क्या है? एक स्वर है और स्वर की सहायता लेने वाला व्यंजन कहलाता है। इसीलिए अ की जगह कहीं अंग और अ की जगह क्या हुई? वहाँ से हटा दी गई। न वो घर का रहा न घाट का रहा। मतलब क्या हुआ? दोनों जगह से वो भगा दिया गया। तो उसकी एक अलग दुनिया, एक अलग कैटेगरी क्या बनी? अयोगवा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। ये क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक। ठीक, चलिए, क्या है? क। और याद रखिएगा, जब भी हम व्यंजनों को लिखेंगे तो उनके नीचे हलंत जरूर लगाएंगे, हल चिन्ह जरूर लगाएंगे, वरना वो वर्ण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके नीचे हलंत लगाते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तभी तो इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। क ख ग घ ङ। ठीक है, इसके बाद क्या है? च। हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोगों को वर्णमाला आती है इसीलिए हम क्या करते हैं? पहला और लास्ट वाला लिख देते हैं। क्या होगा? य। इसके बाद ट। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है? ड़ आता है। ठीक है, इसके बाद त, और लास्ट में क्या आता है? न आता है। ठीक है, और इसके बाद प, लास्ट में क्या आता है? म आता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होते हैं? य, र, ल, व, स, स, ह। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। ये रहा, और क्या बचा? फिर छ, त्र, ज्ञ। ये तो जो वर्णमाला आप पढ़ते हैं, और इसमें 3 एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है? स्र, फिर ड़ और ढ़। इनकी चर्चा भी अभी आपकी आगे होगी। फिलहाल ये समझिए क्या ये सब व्यंजन वर्ण हैं और सबके नीचे क्या है? हल चिन्ह लगा होता है, तभी ये व्यंजन वर्ण होगा, वरना व्यंजन वर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम कैटेगरी को देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा व्यंजन के भेद। क्या दिया है? इसके मूल रूप से या मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा समझिएगा। कौन कौन होते हैं? पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। नाम से ही पता है क्या? इसका उच्चारण करते समय जीभ हमारे क्या करती? मुख के किसी न किसी भाग को अच्छे तरीके से, थोड़े मोड़े नहीं बल्कि अच्छे तरीके से स्पर्श करती, मतलब क्या करती है? छूती है उसको। दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अंतःकरण से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। और तीसरा क्या है आपका?
उष्म, उष्म मतलब क्या होता है? गर्म, वायु। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? मुख से गर्म उष्मा यानी गर्म हवा बाहर निकले, वे क्या कहलाते हैं? उष्म कहलाते हैं। कौन कौन? अभी उसके बारे में हम बताते हैं। इसका एक और नाम है, जब इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ा बड़ा घर्षण होता है, रगड़ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए जरा इनकी संख्या देख लेते हैं, कौन कौन इसमें होते हैं जो प्रश्न आपसे पूछता है। तो ये होते हैं क से लेकर म तक वाले। कौन होते हैं? क से लेकर म तक, यानी क से लेकर ये इधर अंगा हो गया, फिर ये च से लेकर, ठीक है, या हो गया, और ये ट से लेकर र हो गया, ये त से लेकर न हो गया, ये प से लेकर म हो गया। ठीक है, इन सब में हलंत लगा है, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, इन सब में हलंत लगा हुआ है। अब जरा देखिए, जरा काउंट कीजिए तो आपको 5 इसमें मिलेंगे, क ख ग घ ङ, यानी 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। अब जब इनको काउंट करेंगे तो इधर से भी आपको ये ऐसे काउंट करते हुए 5 मिलेंगे, इधर से भी काउंट करते हुए 5 मिलेंगे, इधर से भी काउंट करेंगे 5, और इधर से भी 5। और जब चारों तरफ से साइज बराबर हो जाती है तो उसको मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर का नाम सुने हैं, इसीलिए चारों दिशाओं से इनकी साइज बराबर होने की वजह से, इनकी संख्या बराबर होने की वजह से एक नया नाम क्या दिया जाता है इन्हें? वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी इन्हें बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतःकरण, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि नाभि के अंदर से जोर लग रहा है। ठीक है, जरा बोलिएगा, य र ल व, तो क्या है? अंदर से जोर लग रहा है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो कौन है? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी थी? 25, और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? य र ल व। ठीक है, य र ल व, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद क्या है? उष्ण व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन, यानी जिनको बोलते समय क्या हो? मुख में हल्का सा रगड़ होता है और गर्म उष्मा बाहर निकलती है। जरा बोलिए, श श श ह, श श श। देखिए ये तीनों स ही होते हैं, लेकिन इनकी पहचान के लिए इनका एक अलग नाम है। क्या नाम है? अभी हम बताते हैं। ठीक है, ये भी स है, ये भी आपका स है, ये भी स है, ये तीनों स ही हैं, लेकिन इनका बोलने का जो स्थान है वो थोड़ा अलग होता है। इसीलिए ये पहचान के लिए इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तालव्य। यानी जब इसको बोलते हैं तो ये जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है, तो जब तालु को स्पर्श करिए श, हल्का सा ध्वनि चेंज हो जाएगी। जब इसको बोलते हैं तो इसका स्थान जाता है मूर्धा, दांत और तालु के बीच का जो स्थान उसे मूर्धा बोलते हैं, तो जीभ हमारी वहाँ जानी चाहिए श। देखिए हल्की सी ध्वनि बदल गई। और जब इसको बोलते हैं तो जीभ हमारी दांत को स्पर्श करती है, तो दांत के पास जीभ बोलिए स, तो हल्का सा ध्वनि बदल जाती है। यानी ये हो गया मूर्धन्य और ये क्या हो गया? दंत हो गया। ठीक है, ये हो गया दंत स। ठीक, ये चीज़ें होगी। अब थोड़ा सा एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, इनका अलग अलग नाम भी इसी में कैटेगराइज कर दिया है, उनको बांट दिया है, तो इनका एक अलग अलग नाम भी ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है कि निम्न में अर्ध स्वर है, और आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? 3 ठो स्वर दे देगा और 1 ठो उसी से कोई व्यंजन दे देगा, कहेगा इनमें भाई अर्ध स्वर। तो स्वर आप सीधे स्वर में ढूंढेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो अर्ध स्वर कोई स्वर नहीं बल्कि व्यंजन होते हैं। कहेंगे कैसे? तो हम बताते हैं। ये कौन है? ये होते हैं य और व। इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। कहेंगे क्यों? जरा आपको बता देते हैं। जरा आप य का उच्चारण कीजिए तो शुद्ध रूप से, नॉर्मली नहीं, शुद्ध रूप से बोलेंगे य। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप य बोल रहे हैं तो आपको झटके से आगे ई की ध्वनि आ रही है, य। तो वो आधी जो झटके ध्वनि स्वर की मिली है उसको बोलते हैं अर्ध। और किसकी ध्वनि आई है? स्वर की। यह तो है व्यंजन, लेकिन ये इसका उच्चारण जब होता है तो इसमें आधे स्वर की ध्वनि आती होगी, किसकी? ई की, इसीलिए अर्ध स्वर ये हो गया। और जब आप व का उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे शुद्ध रूप से व। देखिए झटके से व।
इसमें आधे ऊ की ध्वनि, इसमें आधे ई की ध्वनि, और ये आधे हैं, आधे का मतलब अर्ध होता है, और ये क्या है, स्वर। इसीलिए य और व व्यंजन होते हुए भी इनका नाम क्या दिया गया है, अर्ध स्वर। ठीक है, अब बचा हमारा र। तो जरा आप र को बोलिए। तो जब आप र को बोल रहे हैं तो जीभ आपकी ऊपर जा रही है तालु के पास, और क्या हो रही है, रगड़ कर हल्का सा कंपन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसलिए र को क्या बोलते हैं, र को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। यानी क्या हो, जिसमें जीभ आपकी झटके से ऊपर जाए लुढ़कते हुए, ठीक है, और नीचे गिरे, इसलिए इसको बोलते हैं लुंठित। कंपन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकंपित। आपको ऐसे घुमा के ऑप्शन देगा, ठीक है, कहेगा इसमें लुंठित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, र। अब बच गया ल। तो जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो ल, जीभ हमारी ऊपर तरफ उठती है और वायु जीभ के बगल से गुजरती है, और बगल को व्याकरण की भाषा में पार्श्व बोलते हैं। पार्श्व मतलब बगल से, साइड से, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, अब बच गया हमारा ह। तो जब ह को बोलते हैं तो जरा ध्यान देखिएगा, झटके से क्या वायु हमारे कंठ को खोलती है, गले को, और बाहर आती है, ह ह। तो क्या है ये, इसको बोलते हैं व्याकरण की भाषा में काकल्य। क्या बोलेंगे, काकल्य। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब नाम ही क्या है, संयुक्त, मतलब ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और वे कौन कौन हैं, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4, और ये हैं कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब प्रश्न इससे भी पूछता है कि क किससे मिलकर बना है, छ किससे, त्र किससे मिलकर बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, और स्र किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये किससे मिलकर बना है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये जो आपका छ बना है ये आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। किससे, आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। ठीक है, इसीलिए जो आप बोलते हैं ना कक्षा 5, कक्षा 4, तो कक्षा शुद्ध नहीं है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो शुद्ध ध्वनि आधा क और स लेकर आएंगे, बोलेंगे कक्षा, कक्षा, कक्षा नहीं, कक्षा कुछ और हो जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये छ किससे मिलकर बना है, आधा क और मूर्धन्य स से। जब इसको आधा करेगा हलंत लगाकर, तो याद रखिए जैसे इस पे हलंत लगेगा ये मूर्धन्य स भी आधा हो जाएगा, लेकिन यदि ये पूरा छ है तो इस पे से हलंत हट जाएगा। ठीक है, इस पे से हलंत आपका हट जाएगा, केवल आधे क पे रहेगा। ठीक है, अब है हमारा त्र। तो इसमें नाम से ही पता है किससे बना होगा, त और र की ध्वनि आ रही है, तो ये किससे बना है, आधा त और र से मिलकर बना है। और इसको भी आधा करना रहेगा, इस पे जैसे हलंत लगाएंगे तो र पे भी हलंत लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये ज्ञ किससे मिलकर बना है, ये ज्ञ बना है आधा ज, आधा ज और य से। तो जब आप बोलते हैं ना ज्ञानी, ज्ञान, ये उच्चारण गलत है, आप ये ध्वनि निकालते हैं ज्ञानी या ज्ञान, ग और य की, जो कि ये बना किससे है, आधा ज और य से। तो आप इसको ज्ञानी नहीं बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे। जानी भी नहीं, राजकुमार वाला ज्ञानी, वो वाला नहीं, आधा ज और य की हल्की ध्वनि आनी चाहिए, ज्ञानी। ठीक है, हम लोग बोलते क्या है, ज्ञानी। तो याद रखिएगा आधा ज और य से मिलकर बना है, और जैसे इसको आधा करेंगे हलंत लगाकर, य पर भी हलंत लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्र, तो ये बना है आधा तालव्य स और र से। ठीक है, और जब इसको आधा करेंगे तो र पे हलंत लग जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द्विगुण व्यंजन, देखिए नाम से ही क्या है, द्विगुण मतलब जिसमें दो गुण हो। क्या हो, जिसमें दो गुण, वो कौन सा है, तो कहेंगे ड़ है और ढ़ है। तो कहेंगे दो गुण है कौन सा, तो जरा इनका ये नुक्ता यानी बिंदु हटा दीजिए, तो ये क्या हो गए, ड ढ। अब बिंदु यानी नुक्ता लगा दिए तो बोलेंगे ड़ ढ। ये क्या दे रहे हैं, दो प्रकार की ध्वनि दे रहे हैं। इनका और भी नाम है, इन्हें और भी क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण के साथ साथ इन्हें
उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। घोष क्या होता है भाई? घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। और इनकी भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं बताते हैं उसके बारे में। पहला हमारा होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। और दूसरा क्या होता है? सघोष। इसी को घोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सघोष को ही घोष बोलते हैं। आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। घोषत्व का मतलब क्या होता है? कंपन। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करेंगे तो क्या होगा? उसमें कंपन होगा, और जिसमें कंपन नहीं होगा वो अघोष, और जिसमें कंपन होगा वो घोष या स का मतलब साथ में, यानी कंपन के साथ में। तो चाहे कंपन के साथ में कहिए चाहे कंपन कहिए, कंपन हो गया तो हो गया सघोष या घोष, और जिसमें कंपन नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? अघोष। अब पहचानेंगे कैसे भाई? सबको तो पता नहीं कि कंपन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? अघोष 12 याद रखिएगा। अघोष 12 और सघोष का 345। कहेंगे भैया ई का चीज़ बता रहे हैं, ये 12 और 345 क्या है? तो कुछ मत समझिएगा। वर्गीय व्यंजन आप समझते हैं ना? वर्गीय व्यंजन यानी क से लेकर जो म तक हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का वर्ग क्या होता है? जैसे क से लेकर म तक क्या है? ये क वर्ग है। च से लेकर य तक ये च वर्ग है, और ट से लेकर ड़ तक ये ट वर्ग है। उसी प्रकार प से लेकर म तक ये म वर्ग है, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आपके वर्ण दिए रहते हैं। तो क्या होगा? पहला यानी क और ख। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? च और छ। इसके बाद ट, ठ और त, थ। इसके बाद क्या होगा? प, फ। ये हो गए आपके पहले और दूसरे। ये क्या हैं? आपके कहेंगे ये अघोष हैं। अब बच गया ये सघोष, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो छूटा है उसको लिख दीजिए। क्या होंगे? ग, घ, ङ। फिर च, छ हो गया, ज, झ, य हो गया। इसके बाद क्या बचा है? ट, ठ के बाद फिर ड, ढ और ड़। और क्या बचा है? इधर त हो गया है ना? त, थ के बाद द, ध और न। और क्या बचा है? प, फ के बाद ब, भ, म। ये तो हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा सारे व्यंजन के। अब इसमें कुछ और भी छूटा है। वो क्या छूटा है? उनको देख लीजिए। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, उसमें स और ह, ये किस में होते हैं? आपके इसमें होते हैं अघोष में। लेकिन ह इसमें नहीं होता है, क्योंकि जैसे बोलेंगे ह तो उसमें क्या हो जाएगा? कंपन ज़्यादा हो जाता, कंपन नहीं होना है। देखिए घर्षण और कंपन में अंतर है। स घर्षक हैं, घर्षण होता है, लेकिन उसमें कंपन नहीं माना गया है। इसलिए किस में आ जाएंगे? अंतस्थ, उष्म। उसमें किस में आएंगे? आपके इसी में आएंगे, स और ये स। लेकिन इसमें ह आपका नहीं होगा। तो कहेंगे ह कहाँ होगा? तो भाई जब वहाँ से भगा दिया गया तो आएगा कहाँ? इसमें आएगा। और इसमें आपका अंतस्थ होता है। तो ये हो गया आपका अंतस्थ। और अंतस्थ में क्या होते हैं? य, र, ल, व और ह बेचारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब बचा आपका द्विगुण व्यंजन। कहेंगे वो कहाँ होता है? तो द्विगुण व्यंजन आपका किसमें होगा? कहेंगे द्विगुण व्यंजन हमारा इसमें होता है। ड़, ढ, इसमें कंपन है तो किसमें हो गया? इसमें हो गया आपका द्विगुण, ड़ और ढ। अब बच गया आपका स्वर। कभी कभी स्वरों के बारे में पूछा, स्वर किस में आएंगे? जब स्वर पूछेगा तो स्वर आपके क्या होते हैं? क्या स्वरों में कंपन होता है? कहेंगे नहीं। तो स्वर आपके हो जाते हैं आपके इसमें, क्या बोलते हैं? सघोष में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। आप कहेंगे प्राणत्व क्या होता है? प्राण का मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा। ठीक है, और इसके भी आधार पे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कहेंगे
अल्प प्राण, सॉरी, अल्प प्राण। और क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसकी पहचान कैसे होगी? तो याद रखिएगा, अल्प मतलब कम, अब प्राण मतलब हवा, यानी वे वर्ड व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय क्या हो, मुख से कम हवा निकले, वो होते अल्प प्राण। अब महा मतलब होगा अधिक, यानी जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा या वायु निकले, वो होते हैं महाप्राण। इनकी पहचान भी सिंपल से, उसमें 12 345 था, और इसमें क्या होगा 135 और इसमें 24। ठीक है, ये क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, ये दूसरा, चौथा वर्ड। अब जरा देखिएगा कौन कौन से होंगे, यानी क होगा, ग होगा और ङ होगा। और यहाँ क्या आ गया आपका? ख और घ। इसके बाद च, छ के बाद ज, फिर य आ गया। अब ये छ और झ यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? ट, ठ, छ, ड, फिर ड़। और ये चला गया आपका ठ और ढ, इसमें आ गया। अब बचा त, थ छोड़ दीजिए, त, थ छोड़िए, द, फिर न। और क्या बचा यहाँ पर? इसमें आ गया थ और ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प, फ छोड़ दीजिए, ब, फिर म। और क्या हो गया? फिर फ इसमें आ गया, फिर भ इसमें आ गया। ठीक है, ये तो आपके वर्गी वाले हो गए। अब क्या बचे हैं आपके? तो अब कहेंगे हमारे बचे हैं, ठीक है, कौन कौन? उष्म और अंतस्थ। तो याद रखिएगा, उसमें क्या था? अघोष में क्या था? आपका उष्म था, और उसमें अंतस्थ था। उसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए, लेकिन इस बार ह अपने साथ रहेगा ग्रुप के साथ, तो अंतस्थ इसमें आ जाएगा, अंतस्थ। ठीक है, य, र, ल, व। उष्म इसमें आ गया। ठीक है, उष्म इसमें आ गया, स और ह, यानी स, ख, स, ह। अब बचा आपका द्विगुण। तो द्विगुण भी वहाँ दूसरे साइड था, यहाँ भी यही रहेगा, ड़ और ढ़। ठीक है, अब बचा इसमें क्या आएगा आपका? अब देखिए, उस बार स्वर किसमें था आपका? उसमें था, इस बार स्वर इसमें आता, लेकिन अंग उसी में चला जाता है, यानी सभी स्वर क्या होंगे? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, लेकिन अ को छोड़कर, अ आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें अ जब बोलते हैं तो अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्प प्राण, ये हो गया आपका महाप्राण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है? पहला वही आपका था प्राणत्व, सॉरी घोषत्व। ये भाई मच्छर कहीं बैठा, क्या लग रहा है? ओह, हटो। क्या होगा? घोषत्व वाला। ठीक है, और इसमें कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष, या इसी को घोष बोलते हैं। दूसरा क्या है? प्राणत्व। प्राणत्व में क्या आएगा? अल्प प्राण। क्या होगा? अल्प प्राण। और क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, जब ये प्रयत्न के आधार पर पूछे तो आप ये प्रयत्न ही तो, प्रयास ही तो कर रहे हैं। प्रयत्न मतलब प्रयास, किस पर प्रयास किया? घोषत्व मतलब कंपन के आधार पर प्रयास किया, प्राणत्व मतलब हवा के आधार पर प्रयास किया, कम हवा ज़्यादा हवा। और क्या है? उच्चारण। तो उच्चारण के आधार पर भी तो आपने प्रयत्न किया था। कौन कौन? वही स्पर्श, ठीक है, और स्पर्श संघर्षी। ठीक है, उसके बाद उष्म संघर्षी, यानी उष्म जिसे बोलते हैं, अंतस्थ। कैट हो गए? 1 2 3 4। और आपका क्या है? काकल्य। ठीक है,
पार्श्विक, पार्श्विक। और क्या होगा? पार्श्विक के बाद लुंठित, लुंठित के बाद क्या हो गया आपका? नासिक्य। 8 होते हैं, कभी कभी लोग 9 भी बता देते हैं, जिसमें संयुक्त को ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गए आपके 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट रहा हमारा ये, जो सबसे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरे व्याकरण का सबसे निचोड़ यही है कि पूरे व्यंजन के जो 52 वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से बोले, वर्णों का उच्चरित स्थान, जो पूरे वर्णमाला का निचोड़ है। मतलब पूरे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, ठीक है, उनका स्थान पूछता है। तो हम आपको ये वाली चीज़ें अब बताएंगे अगली क्लास में, जो साथ में आपकी वर्णमाला की प्रैक्टिस लेकर आएंगे। लेकिन इसको याद रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं, और हमने भी क्या है, एक इसका श्लोक है जो हमारे गुरु हैं, जो हमें पढ़ाए थे और बताए थे एक श्लोक के माध्यम से, जिनका नाम बताना चाहेंगे, हरिद्वार यादव नाम है उनका, और हम उनको दिल से मानते हैं। ठीक है, हिंदी के हमारे गुरु वही हैं। ठीक, तो उन्होंने एक श्लोक बताया था, वो श्लोक हम सुना दे रहे हैं। इसको हम अगले दिन जब क्लास में लेके आएंगे तो बताएंगे इसका श्लोक। ध्यान सुनिएगा। अकह विसर्ग कंठ राम, इचियस भी हैं तालु राम, रिटस जिससे जानो मूर्धा राम, लिटस पुकारो दंत से, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतौष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठौष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। ये जो कविता यानी श्लोक है, पूरे वर्णमाला के 52 लेटरों का, अक्षरों का क्या है, उच्चरित स्थान इसमें बताया गया है। ठीक है, ये मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।